सो यस, देखिए स्टार्ट करते लेक्चर को। तो कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था, हमने काफी अच्छे अच्छे सवाल किए थे और उसके बाद हमने फिर ये देखा था जस्ट बैंकिंग ऑफ रोड्स का, हमने जस्ट क्या देखा था भाई, इंट्रोडक्शन देखा था, है ना। सो बैंकिंग ऑफ रोड्स को आज हम देखेंगे अच्छे से और डिटेल में, है ना, एक एक बारीकी को देखेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। सो तो कल आपको फोटो वगैरह सब दिखा देती बैंकिंग ऑफ रोड्स में क्या होता है। तो जनरली बहुत सारे रोड्स ऐसी होती है कि जिनमें क्या होता है, सिर्फ एक ऐसा टर्न होता है और वहां पे बैंकिंग नहीं होती। कहने का मतलब क्या है, जस्ट रोड क्या होती है, जस्ट थोड़ी सी ऐसे घूमी हुई होती है, वहां पे रोड को उतना वो उठाते नहीं, है ना। तो नॉर्मल जो डिस्टेंस है, थोड़ी बहुत हमारे गली मोहल्ले की जो सड़कें हैं, वहां पे ये काम हो सकता है। बट जहाँ पे बहुत ही हाई स्पीड होती है, जहाँ पे अभी देखिए जो कोई रोड्स हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये दिस इज पूना लोनावले, सॉरी दिस इज मुंबई पुणे हाईवे। तो वहां पे स्पीड लिमिट है 80, है ना। 80 से अगर कम चलाएंगे, धीरे धीरे चलाएंगे, तो पीछे से कोई आके आपको ठोक देगा, है ना। तो यहाँ पे स्पीड लिमिट काफी हाई होने के चलते, जहाँ भी अभी मान लीजिए कोई टर्न आ रहा है, तो वहां पे इनको रोड को बैंक करना पड़ेगा, है ना। और जो कि नॉर्मल जो सड़क होते हैं, वहां पे क्या होती है, स्पीड लिमिट रहती है 40, 30, 15 ऐसा। तो वहां पे इतना कुछ खास आपको बैंकिंग करने की जरूरत नहीं है। बस ड्राइवर को ये ध्यान में देना है कि जैसे मैं यहाँ पे इस कर्व से अगर गुजर रहा हूँ, घूम रहा हूँ, तो वहां पे मेरी जो स्पीड होनी चाहिए दैट शुड बी सफिशिएंटली लो। वहां पे स्पीड क्या होनी चाहिए, थोड़ी कम होनी चाहिए। ओके, सो नाउ इस सड़क की बात करते हैं, नॉर्मल सड़क की बात करते हैं। तो जो नॉर्मल सड़क है, यहाँ पे देखिए क्या होगा, कैसा होगा। तो जो नॉर्मल रोड्स होते हैं, वहां पे कौन आपको सेव करेगा। सो वहां पे आपको कौन सेव करेगा भाई, फ्रिक्शन आपको सेव करेगा, है ना। तो जैसे आप रोड में ऐसे मोड़ने की कोशिश करते हो, वैसे क्या होता है, फिर यहाँ पे आपके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स क्या लगता है, पूरे की पूरी कार के ऊपर, बॉडी के ऊपर, इधर की तरफ। हेलो एवरीवन, आवाज आ रही है? यस सर। ओके ओके, एवरीथिंग इज ओके। ओके, देखिए ध्यान से यहाँ पे। सो अभी ये यहाँ पे सड़क है, तो जैसे ही आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगे, तो क्या होगा भाई, आप इधर बाहर की तरफ जाएंगे बिकॉज ऑफ दिस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv स्क्वायर अपॉन r, करेक्ट। तो आपने गाड़ी में बैठा हुआ तो इस बात को फील भी किया होगा कि आप इधर की तरफ जाते हो, है ना। अभी रोड पे अगर सफिशिएंटली बहुत ही क्या है, लेस फ्रिक्शन है, तो क्या होगा, देयर इज मैक्सिमम चांस दैट विल बी स्किड आउट। आप क्या होंगे, इधर की तरफ स्किड आउट हो जाएंगे। बट रोड पे अगर फ्रिक्शन होता है, अगर बारिश का मौसम नहीं है, तो क्या होता है, सफिशिएंट फ्रिक्शन फोर्स लगता है इधर की तरफ, अंदर की तरफ, है ना। तो समझ लीजिए, देखिए ध्यान से, आपका क्या है, रोड है, यहाँ पे 4 पहिए है और यहाँ पे ये इस तरफ जाने की कोशिश कर रहा है ना। तो फ्रिक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, टू स्टॉप द रिलेटिव मोशन, है ना। जो टेंडेंसी होती है रिलेटिव मोशन की, उसको क्या करना, रोकना। तो अभी देखिए यहाँ पे ये क्या है, आपका सरफेस है। अभी सरफेस के रिस्पेक्ट में किधर जा रहा है, ये कार इधर की तरफ। ओके, सरफेस के रिस्पेक्ट में कार किधर जा रहा है भाई, इधर की तरफ। तो फ्रिक्शन क्या करेगा, इसे जाने नहीं देगा, तो इसे किधर खींचेगा, इधर की तरफ। ओके, सो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो मैक्सिमम जो फ्रिक्शन का फोर्स होना चाहिए, दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये हमारा जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है, वो फ्रिक्शन क्या होना चाहिए, उसके बराबर हो जाए, तो जस्ट ये बाहर स्किड होने से बचेगा, है ना। और अगर फ्रिक्शन ज्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं, है ना, वहां पे हमें कोई दिक्कत नहीं है। सुना, अभी देखिए ध्यान से, एफ मैक्स की वैल्यू कितनी होती है, फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होती है, तो ये होती है आपके पास म्यू इनटू एन, और ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो यहाँ से सॉल्व करके वो वैल्यू आ जाएगी हमारी, v शुड बी लेस देन और इक्वल टू अंडर रूट ऑफ म्यू जी आर। यहाँ पे n की वैल्यू को रखेंगे हम mg के बराबर, तो ये बनेगा म्यू इनटू mg शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन आर। ओके, तो ये हमारा ये ऐसा आ जाएगा। तो आपकी जो स्पीड होनी चाहिए, वो स्पीड कितनी होनी चाहिए भाई, इतनी होनी चाहिए, है ना।
अगर आप √μ/g/r से कम रखो या इसके बराबर रखो तो देयर विल बी अ सेफ जर्नी फॉर यू। ओके, तो ये था हमारा नॉर्मल कंडीशन जो कि हमने पहले भी पढ़ा। अब आते हैं हम बैंकिंग पे। ओके, यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? ओके, मैं काफी धीरे धीरे चलूंगा क्योंकि यहाँ पे थोड़े से कॉम्प्लेक्स एफबीडीज हैं, फ्री बॉडी डायग्राम्स, तो आपको थोड़ा समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो एक एक स्टेप करेंगे, एक एक साथ करेंगे, है ना, एक एक करके। ओके, जहां पे भी डाउट हो आप बताइए, प्लीज फील फ्री टू एक्सप्लेन, सॉरी फील फ्री टू आस्क। ओके, नाउ चलते हैं अभी हम किस पे, बैंक रोड्स पे। तो बैंक रोड का मतलब मैंने आपको कल समझा दिया था। अब देखिए इस मीटिंग से अगर कोई इधर उधर गया फिर तो आना मुश्किल है यहाँ पे, है ना। अगेन आपको परमिशन चाहिए एडमिट के लिए। देखिए ध्यान से, सो बैंकिंग की बात करें तो मैंने आपको कल फोटो दिखाया था कि बैंकिंग कैसे होता है। तो बैंकिंग थोड़ा सा ऐसा, ये अगर इसका मैं फिगर बनाऊं तो यहाँ पे ये ऐसे और कुछ ऐसा डायग्राम बनाते हैं। तो इस डायग्राम को हम कैसे बना लेते हैं, बैंकिंग को हम ऐसे दिखा, है ना। ये आपका रोड है एंड दिस इज द बैंक सरफेस। ये वाला सरफेस क्या है भाई, आपका एक बैंक सरफेस है और यहाँ पे एंगल क्या है आपका, थीटा। सो नाउ अभी आप सड़क बना रहे हो, है ना, मान लो आप पढ़ लिख के क्या बने, सिविल इंजीनियर बन गए, है ना। सिविल इंजीनियर बन के तो आपको रोड का कॉन्ट्रैक्ट मिला, आपको लाइसेंस मिल गया, है ना। और फिर आपको क्या कहा गया कि जाओ भाई आप सड़क बनाओ, करेक्ट। तो सड़क बनाने आप गए तो फिर यहाँ से जा रहे हो, अब यहाँ पे क्या आया, एक बहुत बड़ा ऐसा एक टर्न आ गया। ओके, नाउ अभी ये जो टर्न आया यहाँ पे क्या करना होगा, आपको रोड को बैंक करना पड़ेगा, है ना। तो आप कितना उठाएं, तो आप अगर उसको देखेंगे तो ये क्या है, एक जमीन का लेवल सरफेस, कितनी हाइट तक उठाया है, और यहाँ से ये वाली स्लोप इसका, है ना। तो ये थीटा आपको कैलकुलेट करना होता है ना। तो आपने देखा होगा रोड पे बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि ऐसा लेके वो खड़े रहते हैं और ऐसे देखते रहते हैं, ऐसे घुमाते रहते हैं, और जस्ट उसके सामने एक और बंदा होता है, वो क्या कर रहा होता है, उसके पास भी कुछ एक ऐसा होता है, एक स्केल लेके खड़ा होता है ना, देख रखा है। साहिल, सूरज, साहिल, 3 लोगों ने देख रखा है ना। देखा होगा आप सबने, है ना, रोड बनते हुए वहां पे सब कुछ करते हुए। तो एक्चुअली क्या करता है वो, मेजर करता है कि कहाँ पे रोड के किस पार्ट पे वो है, मतलब समतल नहीं है ना, लेवल नहीं है। हाँ, मुझे भी ये लगता था कि शूटिंग तो नहीं कर रहे हैं लोग मूवी का। तो एक्चुअली वो क्या देखता है, लेवलिंग देखता है वहां पे कि कहाँ पे थोड़ा सा ऊपर है, कहाँ पे थोड़ा सा नीचे है। तो वहां पे जाके वो 8-10 रीडिंग को चेक करता है। तो 8-10 रीडिंग में वहां पे उसको जो भी लगता है सबका एक एवरेज लेता है, और फिर उससे वो डिटरमाइन करता है कि रोड को अभी यहाँ पे किस पॉइंट पे कितना ज्यादा हमें क्या करना है, वहां पे मटेरियल डालना है, सो कि क्या वो रोड एकदम अच्छा बने, शानदार बने। और ये भी ध्यान में रखना होता है कि मान लीजिए अभी बारिश हुई तो रोड पे ही पानी ना जमे, है ना। तो जैसे कोई मजदूर आते हैं आपके छत पे, जो छत बनाते हैं ना, तो वो भी इन बातों का ध्यान रखते हैं कि अगर हमने छत बनाया, मान लीजिए बारिश हुई तो पानी बीच में प्लॉट ना हो, तो बीच में वो ज्यादा मटेरियल रखते हैं तो क्या हो, पानी पूरा का पूरा निकल जाए, जहां पे हमारा एग्जिट पॉइंट वहां पे पानी निकल जाए। सो इस बात की जरूरत होती है कि ये थीटा हमारा कैसे निकाला जाए, है ना। तो इंजीनियर बनने के लिए भी बहुत ज्यादा पढ़ाई लिखाई करनी पड़ती है ना। अभी देखिए ध्यान से, सॉरी सॉरी सॉरी, मीटिंग को एंड क्यों कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे हम थीटा कैलकुलेट करते हैं, तो ये आ जाता भाई हमारा यहाँ पे थीटा। सो नाउ रो सबको समझ में आ गया कि अभी मैं ये डायग्राम यूज करूंगा फॉर बैंक रोड्स, है ना। ये ऐसा इसको ट्रायंगल दिखाऊंगा, जबकि ये वाला जो पार्ट है कैसा है, स्लोपी पार्ट है, जो रोड ऐसे मुझे दिख रहा है ढलान की तरफ, है ना। तो चलिए अभी हम यहाँ पे क्या लेते हैं, कंडीशन लेते हैं बैंक रोड का। बैंक रोड, हमारे पास रोड कैसा है, बैंक है, और यहाँ पे वी टेक आइडियल कंडीशन फर्स्ट। आइडियल कंडीशन फर्स्ट का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे हम मानेंगे कि देयर इज नो फ्रिक्शन, है ना, देयर इज नो फ्रिक्शन, करेक्ट। फ्रिक्शन मानेंगे कि फ्रिक्शन क्या है भाई, जीरो, तो म्यू की वैल्यू भी यहाँ पे हम जीरो रखेंगे। तो अचानक से आपको फ्रिक्शन लेके बता दिया तो अभी क्या होगा, आपका फ्यूज एकदम से उड़ जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा, है ना। तो धीरे धीरे सुनाओ, देखिए ध्यान से, ये रहा आपका एक बैंक रोड, दिस इज एंगल थीटा, और ये है भाई आपकी गाड़ी, है ना।
ये है आपकी गाड़ी। ना इस पे क्या करेंगे, अभी यहाँ पे हम इसका हम एक एफबीडी बनाएंगे, है ना। तो मान लीजिए गाड़ी किधर से चल रही है, ऐसे रोड पे चल रही है, मैंने क्या किया, उसका जस्ट एक शॉट लिया। क्या किया भाई, मैंने उसका एक शॉट लिया, यहाँ पे उसका मैंने डायग्राम बना दिया। तो नाउ अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द टू मेक इट्स एफबीडी, करेक्ट। तो नाउ अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे, तो इसका जो एफबीडी बनेगा वो कैसा बनेगा। सो आप जानते हो कि जहां पे भी सरफेस होता है, जहां पे भी उसके जस्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होता है भाई, नॉर्मल रिएक्शन लगता है ना। तो नॉर्मल रिएक्शन हम लगा लेंगे कहां पे, नॉर्मल रिएक्शन हम लगा लेंगे, देखिए ध्यान से यहाँ पे। तो नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे ये ऐसे लगे। चलो भाई आप लोग भी बनाओ, आप लोग भी, सब लोग एफबीडी बनाओ। तो देखिए भाई ये क्या है, यहाँ पे नॉर्मल है, और यहाँ पे एकदम से नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा, यहाँ पे mg का फोर्स लग रहा होगा, है ना। इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई डाउट? ओके, नाउ आप लोग भी बनाते जाइए एफबीडी साथ में। तो अभी देखिए ध्यान से, सब लोगों को ये पता है कि यहाँ पे बाहर की तरफ क्या लग रहा होगा भाई, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा। तो वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, उसकी वैल्यू कितनी होगी भाई, mv स्क्वायर अपॉन r, है ना, सबको पता है। अभी मैं नहीं लिख रहा इसको, और ये वाला मैं डायग्राम थोड़ा मिटाता हूँ आपको समझने के लिए, है ना। तो ये जो मैंने बाहर की तरफ जो दिखा रखा है ना, इसको अभी हम थोड़ी देर के लिए हम इसको रोकेंगे, है ना। ये वाले डायग्राम को मैं मिटा दे रहा हूँ, ये वाली लाइन। ओके, नाउ देखिए ध्यान से। अभी यहाँ पे क्या लग रहा है भाई, ये है आपका नॉर्मल, ये है आपका यहाँ पे mg, है ना। तो एकदम से आप सारे सारे के सारे फोर्सेस को आप दिखा दो, वहां पे कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होती। पर टेंशन कहाँ पे आ जाती है भाई, जहां पे कोई फोर्स इंक्लाइंड हो, फिर हमें क्या करना पड़ता है, थीटा निकालना पड़ता है, ये उस 50 चीजें निकालनी पड़ती है अच्छे से दिखाने की, है ना। तो अभी यहाँ पे ये जो नॉर्मल रिएक्शन है, ये थोड़ा सा क्या कर रहा है, यहाँ पे दिक्कत कर रहा है। तो अभी हम देखेंगे नॉर्मल का कंपोनेंट किधर किधर अभी आएगा। ओके, तो अभी आप क्या करेंगे ना, यहाँ पे एक दूसरा आप यहाँ पे एक और ट्रायंगल बना लेंगे, जिस इस बात को समझने के लिए। देखिए समझने के लिए क्या है ना, मैं यहाँ के जस्ट एक और लाइन यहाँ पे बना दूंगा, और मैं आपको बोलूंगा कि ये एंगल हो गया हमारे पास थीटा, और ये फोर्स हो जाएगा आपके पास n cos थीटा, और ये हो गया n cos थीटा। तो अभी ये वाला फोर्स इधर की तरफ आ जाएगा आपके पास n sin थीटा, है ना। और इधर की तरफ ये बाहर की तरफ ये फोर्स आएगा आपके पास m v स्क्वायर अपॉन r। ओके, कहने को तो ये है हमारी ओरिजिनल एफबीडी, है ना। बट यहाँ पे ये एंगल थीटा कैसे हुआ, इस बात को हमें समझना है ना। आइए समझते हैं। तो फिर से क्या करेंगे आप यहाँ पे, फिर से एक आप ऐसे बना लेंगे। देखिए जो IIT JEE की प्रिपरेशन है ना, दिस इज अ सीरियस थिंग, है ना। तो इसमें जस्ट आपको ये एंगल थीटा ऐसे नहीं दिखा दिया, आपको आना है हर क्वेश्चन में, अगर कोई ऐसा सवाल आ गया तो आपको आना चाहिए, है ना, कि कौन सा एंगल थीटा कहाँ पे है, क्या चीज कैसे। तो देखिए समझिए इस बात को। यहाँ पे ये आपका बॉक्स है, ऊपर इधर की तरफ क्या लग रहा है भाई, नॉर्मल रिएक्शन। नाउ हमने यहाँ पे क्या किया, एक ऐसा परपेंडिकुलर डाला, है ना। परपेंडिकुलर डाला मतलब ये एंगल कितना है 90, ये एंगल कितना है भाई आपके पास, ये एंगल आपके पास थीटा। तो ये वाला जो एंगल है ना भाई, ये वाला एंगल जो आपको दिख रहा है, ये देखिए ध्यान से, ये क्या है आपके यहाँ पे ट्रायंगल फॉर्म है, देखिए, है ना, दिख रहा है आपको। तो अगर देखिए थीटा, अगर ये हो गया 90, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा भाई, ये वाला एंगल हो जाएगा आपके पास 90 डिग्री माइनस, करेक्ट। नाउ ध्यान से देखिए यहाँ पे, ये जो है आपका, है ना, ये अगर 90 है तो ये एंगल भी क्या होगा भाई आपका 90 डिग्री माइनस थीटा होगा, है ना। बिकॉज यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है भाई, यहाँ पे आपको कुछ ऐसा दिख रहा है, कुछ आपको ऐसा दिख रहा है, दिस एंगल इज व्हाट, दिस एंगल इज 90 डिग्री माइनस थीटा, करेक्ट। नाउ अभी देखिए ध्यान से, वी नो दैट कोई भी अगर आपके पास सरफेस है ऐसा, तो नॉर्मल रिएक्शन कैसा लगता है भाई, नॉर्मल रिएक्शन लगता है एकदम जस्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। यानी कि ये जो पूरा का पूरा एंगल है कितना है भाई 90, है ना, पूरा का पूरा एंगल कितना है 90 है। नाउ ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ब्लैक कलर से मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो एंगल है, ये पूरा का पूरा एंगल कितना है भाई 90, करेक्ट। देखिए आपको पूरा का पूरा एंगल क्या है 90 है, बिकॉज दिस इज अ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, और नॉर्मल रिएक्शन की जो फोर्स होती है सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, करेक्ट। समझ में आया भाई सबको? एक सेकंड रुक जाइए, अब मत टाइप मत कीजिए, तो पूरा आपको समझा देता हूँ यहाँ पे। तो ये 90 वाला मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ, है ना, ये लो भाई मैंने मिटा दिया। ना देखिए ध्यान से, अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये कितना होगा भाई, ये होगा आपके पास थीटा, करेक्ट। तो ये हो गया थीटा,
ये है आपका यहाँ पे नॉर्मल फोर्स, ये आपका यहाँ पे नॉर्मल फोर्स, तो इधर की तरफ आएगा ये n cos थीटा, इधर की तरफ आएगा आपके पास n sin थीटा। ओके, यस, एनी डाउट इन एफबीडी, एनी डाउट इन दिस एफबीडी? ये वाले एफबीडी में आपको कोई डाउट, कोई दिक्कत? ये वाले इसमें कोई डाउट, कोई दिक्कत? कैसे निकाला मैंने? एवरीवन, एवरीवन, सभी लोग फिर से बताना है, सब लोग लिखिए, एवरीवन, फिर से बताना है। चलिए देखिए ध्यान से, फिर से एक बार, फिर से देखिए ध्यान से सभी लोग। सो इसको मैं एक बार इरेज करता हूं। अब बताना है ना, साक्षी बताना है आपको? फास्ट फास्ट रिप्लाई, फास्ट। हाँ देखिए ध्यान से बता देंगे एक बार, कोई बात नहीं, बहुत ही आसान है। देखिए अभी समझ में आए। सो यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये आपका ऐसे इंक्लाइन है और ये आपका यहाँ पे मास m है और नॉर्मल रिएक्शन जो लग रहा है कुछ ऐसे लग रहा है। ये एंगल क्या है आपके पास? थीटा, और यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन मैंने ऐसे नीचे ड्रॉ कर दिया। नाउ ये एंगल कितना होगा? ये एंगल होगा आपका कितना? 90। तो ध्यान से देखिए, ये क्या है आपका? एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है ना। अगर ये एंगल थीटा, ये 90, तो ये बचा हुआ एंगल जो आएगा वो कितना हो जाएगा? होगा 90 डिग्री माइनस थीटा, करेक्ट। नाउ ये वाली लाइन को मैं अगर थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूं, ये वाली लाइन को, है ना, एक्सटेंड कर दिया, तो अभी देखिए ध्यान से, आपको ये दिख रहा होगा, ये क्या है आपका? एक वर्टिकली अपोजिट एंगल है यहाँ पे, है ना, देखिए ध्यान से। तो ये कुछ ऐसा बन रहा है, ऐसा वर्टिकली अपोजिट एंगल। अगर ये 90 माइनस थीटा, तो ये भी क्या होगा? 90 डिग्री माइनस थीटा। ओके, नाउ अभी देखिए ध्यान से, ये जो हमारी इंक्लाइंड सरफेस है, जैसे नॉर्मल ऐसे लग रहा है, यानी कि नॉर्मल जिधर लग रहा है और इंक्लाइंड की जो सरफेस है उसके साथ कितना एंगल बनाता है? 90। तो अगर ये एंगल कितना है? 90 डिग्री माइनस थीटा, तो इसको कितना होना पड़ेगा? थीटा होना पड़ेगा। तो अभी दोनों को अगर आप जोड़ेंगे तभी तो ये 90 आएगा, दोनों का सम, है ना। देखिए 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस थीटा कितना होता है? तो ये होता है हमारा 90, है ना। तो ये हो गया 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये एंगल हो गया हमारा थीटा, करेक्ट। यहां तक समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं, देखिए ध्यान से, यहां तक समझ में आ गया तो फिर हो गया। तो फिर से हमने क्या किया, देखिए ध्यान से, ये आ गया हमारे पास नॉर्मल, नॉर्मल, और ये है परपेंडिकुलर, दिस एंगल इज थीटा। तो हमने अब इसको सॉल्व कर लिया, ऊपर आ गया हमारे पास n cos थीटा, और इसका एक कंपोनेंट आ गया आपके पास n sin थीटा। ओके, और इधर की तरफ क्या लग रहा था? इधर की तरफ लग रहा था mv स्क्वायर अपॉन r सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और नीचे की तरफ क्या लग रहा था भाई? mg, है ना। नीचे की तरफ क्या लग रहा था? mg वाला फोर्स। तो ये डायग्राम मैंने ऐसा सुंदर सा यहाँ बना दिया, करेक्ट। ये सभी बताइए। अभी देखिए ध्यान से, तो हम ऐसी कंडीशन मानते हैं कि गाड़ी क्या हो रही है? बड़ी आराम से चल रही है ना। गाड़ी कैसे चल रही है? आराम से चल रही है, सेफ है ना। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे? फोर्सेस की बैलेंस ही करेंगे, अपर सॉरी एक्स में और वाई, है ना। तो ये जो फिगर है इसमें देखिए ध्यान से, अगर वर्टिकल डायरेक्शन में अगर हम देखें, है ना, तो वर्टिकल डायरेक्शन में क्या होगा भाई? ये होगा आपके पास n cos थीटा इज इक्वल्स टू mg, करेक्ट। और नाउ ये देखिए ध्यान से, जो आपका जो n sin थीटा है किसको कॉम्पेंसेट कर रहा होगा? इस mv स्क्वायर अपॉन r को कर रहा होगा। तो नाउ यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ? यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ n sin theta is equals to mv square upon r. This is equation number 1 and this is equation number 2. ओके, तो दो इक्वेशन बना दिए हमने, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। नाउ अभी देखिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को 1 से हम क्या करेंगे? अभी हम डिवाइड कर देंगे, है ना। तो दोनों को अगर हमने यहाँ पे दोनों को डिवाइड किया तो क्या आएगा? डिवाइड करते हैं हम यहाँ पे, चलो। तो ये दो इक्वेशन है हमारे पास, कौन कौन से? जस्ट एक सेकंड रुक जाइए भाई सभी लोग। तो यहाँ आपके पास n sin थीटा
n sin theta is equals to mv square upon r and n cos theta is equal to mg. This is equation number 1, this is equation number 2. now दोनों को डिवाइड कर देंगे, डिवाइड इक्वेशन 1 by 2. तो 1 by 2 अगर आपने किया तो ये कैसा आएगा, ये आ जाएगा आपके पास sin थीटा अपन cos थीटा, है ना, ये n ऐसा बनेगा n sin थीटा अपॉन n cos थीटा इज इक्वल्स टू n v स्क्वायर अपॉन r डिवाइडेड बाय mg. देखिए m से m यहाँ पे क्या हो गया, कैंसिल हो गया, n से n कैंसिल हो गया. अब यहाँ सॉल्व करेंगे तो क्या आ रहा है आपके पास, tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन rg. करेक्ट, कितना आ गया. तो अभी आप इसको और सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा v इज इक्वल्स टू अंडर रूट rg tan थीटा. ये वो वेलोसिटी है v इज इक्वल टू अंडर रूट rg tan थीटा. ओके, अंडरस्टूड एवरीवन. है ना, तो ये वेलोसिटी रहेगी. तो कब का केस है भाई, तो जब रोड बैंक्ड हो और वहां पे फ्रिक्शन ना हो, है ना. तो अभी कोई बच्चा इंजीनियर बनता है, सिविल इंजीनियर, तो अपने 11th की क्लास को याद करेगा, कोरोना के टाइम वाले इस ऑनलाइन क्लास को याद करेगा, और उस टाइम पे उसे पता होगा कि हाँ ये तो मैं तो जानता ही हूँ, है ना. तो वो लिखेगा tan थीटा इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन r. खत्म. ओके, नाउ चलिए अभी हम ये देखते हैं, अगर मान लीजिए हमारी वेलोसिटी क्या हो गई, अंडर रूट आर जी tan थीटा से क्या हो गई, कम हुई, है ना. तो क्या होगा, तो होने तो कोई दिक्कत नहीं, कम होगा तो हम बड़ी आसानी से सेफली हम क्या करेंगे, हम निकल जाएंगे रोड पर से, है ना. तो अगर आप धीरे धीरे चलाओ तो कोई दिक्कत ही नहीं है वहां पे, जब तक पीछे से आके कोई आदमी आपको हिट ना करे. करेक्ट. ओके, नाउ दूसरी बात, अगर आप क्या करो भाई, अगर आपकी वेलोसिटी क्या हो, इससे ज्यादा हो तो क्या होगा, एनीवन. आप बताइए, अगर वेलोसिटी v इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी tan थीटा से क्या होगी, ज्यादा हो तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन. चलिए इसको सवाल लिख लीजिए ऐसा, व्हाट विल हैपन what will happen if velocity v becomes greater than under root rg tan theta. हाँ जी बोलिए. यस यस यस, बताइए, कुछ भी शूट करो, ओपन योर माउथ एंड शूट. हाँ सर ये होगा. एवरीवन, एनीवन. हाँ, it will fly in the air, it will सटक जाएगा, it will slide this that. Very good, very beautiful replies. car will slide, एक साइड पे पलट जाएगा. in which condition friction will not be there. हाँ फ्रिक्शन अभी नहीं है. ओके, नाउ देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे अगर आप देखो ध्यान से, सो अगर देखिए ये क्या है आपका, ये टर्न है ना, और दिस इज अ बैंक, यहाँ पे कुछ बैंकिंग हो रहा है, मान लीजिए कुछ ऐसा है ना. सो अगर यहाँ पे क्या हुआ भाई, इसमें स्पीड क्या कर दी, बढ़ा. तो अगर यहाँ पे क्या हुआ भाई, स्पीड बढ़ गया, देखिए ये कंडीशन कब की है, v इज इक्वल टू अंडर आर जी tan थीटा कब की है, जब गाड़ी एकदम सेफली है, एकदम सेफली मूव कर रहा है ना. बट यहाँ पे आपने वेलोसिटी क्या कर दी भाई, बढ़ा दी. वेलोसिटी बढ़ा दी तो अब देखिए बाहर की तरफ लगने वाला जो फोर्स है mv स्क्वायर अपॉन r, वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, है ना. अभी देखिए mv स्क्वायर मतलब वेलोसिटी क्या हो गया, आपने यहाँ पे बढ़ा दिया, तो अभी हमें लग रहा है कि ये क्या होगा भाई, ये फोर्स क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, है ना. बट देखिए साइमल्टेनियसली आप देखो ध्यान से, अभी मान लीजिए यहाँ पे चल रहा है, वेलोसिटी इसने क्या कर दी, इंक्रीज कर दी, तो क्या भाई कुछ यहाँ पे पहुंच गया, है ना. जब ये ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे पहुंच गया तो इसका मतलब क्या हो गया भाई, दिस रेडियस हैज इंक्रीज्ड बाय अ सिग्निफिकेंट अमाउंट. हाउ मेनी ऑफ यू एग्री कि रेडियस अभी क्या हो चुका है भाई, सिग्निफिकेंट अमाउंट से बढ़ चुका है ना. तो पहले जो रेडियस थी वो रेडियस अभी नहीं है, रेडियस इंक्रीज हो. हाँ भाई ये समझ में आ रहा है आपको.
अगर वेलोसिटी बढ़ गई तो क्या होगा भाई, ये थोड़ा और ऊपर जाएगा और रेडियस इंक्रीज हो जाएगी। देखिए ध्यान से, अभी देखिए ये एक बेंट रोड है ना, अभी देखो ध्यान से, ये ऐसा है और ये कुछ यहाँ पे चल रहा है, तो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो कुछ यहाँ पे ऐसा होगा। पार्टिकल जब आपका यहाँ पे आ गया तो इसका रेडियस क्या होगा, कुछ और यहाँ पे आएगा। पार्टिकल और इधर आ गया तो रेडियस भाई इधर आ गया, इतना बड़ा हो गया इसका रेडियस। करेक्ट, ये समझ में आ रहा है भाई? चलिए, क्लियर होना चाहिए आपका डाउट। एवरीवन एवरीवन, वेदांत बताइए, ये बात समझ में आई सबको? ये सालो बात बताइए अपना डाउट। हाँ रेडियस, देखिए ध्यान से रेडियस देखिए। सो ये देखो, आपने ये पढ़ रखा है क्या, ऑप्टिक्स में पढ़ रखा है ऐसा, कैसा कि अगर मान लो ये छोटा सा मिरर है आपके पास, है ना, ऐसा छोटा सा मिरर, तो एक्चुअली ये मिरर कहाँ से आता है, कोई तो आपके पास ऐसा एक स्फेरिकल पार्ट होगा जहां से आपने क्या किया, इसको ऐसा कट किया है ना। तो हम बोलते हैं ये जो ये जो स्फेरिकल मिरर है इसका कुछ रेडियस ऑफ कर्वेचर है समथिंग, है ना। उससे हम क्या करते हैं, इसका हम ऐसा फोकस निकालते हैं, रिलेशन होता है फिजिकल टू r/2, पढ़ा होगा आपने। तो हम क्या करते हैं भाई, इसका ऐसा हम देखते हैं कि अगर ये इतना बड़ा मिरर है तो इसका ये स्फेरिकल पार्ट कुछ ऐसा रहा होगा, तो हम बोलते हैं कि ये इसकी रेडियस r=10 है। अगर मान लो मेरे पास क्या है भाई, कोई एक बड़ा मिरर है ना, तो हम बोलते हैं भाई इसकी जो रेडियस होगी r=समथिंग 30 मीटर है, 30 सेंटीमीटर। तो इसको कैसे हम डिटरमाइन करते हैं, तो इसको हम डिटरमाइन करते हैं कि अगर ये कोई ऐसा कर्व पार्ट है तो जरूर ना ये किसी ना किसी सर्कल से निकला होगा, और किसी सर्कल से निकला होगा तो इसकी जो रेडियस है वो कितनी होगी, r=30 होगी। हाँ भाई, ये इससे क्या है, बड़ा है। तो वैसे ही देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये बेंट रोड है और यहाँ पे क्या है, ये आपका कार है। तो अभी देखिए ध्यान से, अभी यहाँ पे इसको आप देखो ध्यान से, तो इसका कुछ रेडियस ऐसा बन रहा है ना। मतलब अभी इस स्पीड से जा रहा है तो इसका मतलब ये छोटे रेडियस में, जैसे स्पीड स्पीड जो है क्या हो गई, बढ़ गई, तो उसका मतलब क्या हो गया भाई, अभी इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो और बड़ा हो गया। और इसकी स्पीड बढ़ गई तो यानी कि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो गया भाई, और ज्यादा बड़ा हो गया। करेक्ट, यस, अभी समझ में आया भाई, ये पॉइंट समझ में आया, क्लियर है सबको, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे बड़ा हो गया, कैसा लोग? ओके, नाउ अभी देखिए ध्यान से। सो अभी वेलोसिटी क्या होगा भाई, वेलोसिटी बढ़ गई, √r की tan थीटा से क्या हो गई, ज्यादा हो गई। तो अभी देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या हो गया भाई, मैंने बोला कि आपका जो mv²/r यानी कि फोर्स बढ़ जाएगा, है ना। तो देखिए वेलोसिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, तो क्या हो गया भाई, इसका रेडियस भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, है ना। तो वेलोसिटी बढ़ने से हमें क्या लग रहा है, कि हमें ये लग रहा है कि इस पे ऊपर फोर्स बढ़ गया। बट नाउ देखिए, वेलोसिटी बढ़ा, साथ में रेडियस भी बढ़ा, तो ये जो रेडियस है किधर है भाई, नीचे की तरफ है ना। इधर देखो, इसको v² के फैक्टर से आपने बढ़ा दिया, बट नीचे इसका r भी क्या हो गया भाई, इंक्रीज हो गया। तो नाउ अभी देखिए, जो आपका जो फोर्स है वो फोर्स क्या हो गया भाई, अनचेंज्ड रहा। फोर्स कैसा होगा भाई, अनचेंज्ड रहा। अभी आपका जो गाड़ी होगी वो क्या रहेगी, सेफ रहेगी, बाहर स्किड होके नहीं जाएगी। करेक्ट, तो अभी यहाँ पे क्या हो गया भाई, वेलोसिटी बढ़ गई तो रेडियस भी क्या हो गया भाई, रेडियस भी इंक्रीज हो गया। वी नो दैट फोर्स इक्वल टू क्या है भाई, mv²/r। तो यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ी यानी रेडियस भी क्या हो गई, घट गई, है ना। तो इसमें इसका मतलब क्या हो गया भाई, कार विल रिमेन सेफ। क्या रहेगा भाई, कार सेफ रहेगी। यस, नो डाउट्स? वॉइस ब्रेक, वॉइस ब्रेक, वॉइस चेक। Voice breaking, please check once more. Hello everyone. Cracking, cracking. Okay, just wait for 2 minutes. I will resolve the issue. Just wait. Hello now.
अभी कैसी है वॉइस? अभी आप सुन पा रहे हैं? एवरीवन क्लियर? ओके, आते हैं टॉपिक पे। तो ना अभी देखिए मैंने आपको क्या बताया कि वेलोसिटी भले ही आप क्या करो बढ़ा दो, तो इसका मतलब क्या हो गया, कार एक अपर लिमिट पे चले जाएंगी, बट इस पे जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स क्या होगा भाई, अभी सेम रहेगा, ये बाहर की तरफ नहीं जाएगा बिकॉज वेलोसिटी बढ़ गई। बट इसके साथ साथ क्या हो गया भाई, रेडियस भी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो रेडियस इंक्रीज हुआ यानी कि अभी फोर्स क्या होगा आपका, डिक्रीज हो जाएगा। करेक्ट? तो ये क्या है, क्लियर है? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? everyone okay, now let's do a question। एक सवाल करेंगे सभी लोग। so now question आपके सामने, r is equals to 20 meter, road is smooth, angle of banking is 30 degree, calculate safe speed at which vehicle doesn't skid, ना हो। यस, सॉल्व कीजिए। यस, आंसर आया? These two answers. यस, साहिल का आंसर करेक्ट आ रहा है। वेदांत और कौस्तुभ का भी आंसर करेक्ट आ रहा है। ओके, चलिए देखते हैं ध्यान से। देखिए ध्यान से, तो बस सिंपल यहाँ पे क्या करना है भाई, फॉर्मूला लगाना है। तो v इज इक्वल टू क्या आएगा, अंडर रूट जी आर टेन थीटा। यहाँ पे लगाना है जी आर टेन ऑफ थीटा। ओके, यहाँ पे लगा दिया आपने जी आर टेन थीटा। वैल्यूज पुट करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाती है, आ जाती है अंडर रूट जी की वैल्यू यहाँ पे 10, आर की वैल्यू कितनी रखी है 20, एंड tan 30 इज इक्वल टू 1 बाई रूट 3। तो सॉल्व किया आपने तो ये आपके पास आ गया 200 गुने 1 अपॉन रूट 3। तो ना आप देखिए ध्यान से, इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 इंटू 100 इंटू 1 अपॉन रूट 3, है ना? कितना आएगा भाई, सॉरी 1 बाई 3 कम्स 1 अपॉन रूट 3। tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन रूट 3 होती है,
हाँ भाई sin 30 अपन cos 30। तो अब इसको आप यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए। सो ये क्या आएगा भाई, इस पैसे भी छोड़ सकते हो। सो इट विल बी हाउ मच, 10 को बाहर निकाल लेते हैं तो क्या बचेगा, अंडर रूट ऑफ 2 अपॉन रूट 3। करेक्ट। ओके, दूसरा सवाल लिखिए, सेकंड क्वेश्चन लिखिए। सेकंड क्वेश्चन, अगला सवाल है आपके पास, ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड, ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड r equals to r equals to 20 meter, velocity v is equals to 18 kilometer per hour. Find the minimum coefficient of friction which will prevent skidding. Find the minimum coefficient of friction which will prevent skidding. स्किडिंग से बच जाए तो मिनिमम कोएफिशिएंट कितनी होनी चाहिए। यस, चलिए करें इसको सॉल्व। सर मास। यस एवरीवन, तो देखिए ये भी करा रखा है, इस तरह के सवाल भी आपको करा रखे हैं। जीरो 0.5 और the answer comes out to be 1/8, 0.125. Sahil got answer, very good Sahil. Yes, 1/8 is the correct answer. 1/8 की वैल्यू है 0.125, 0.25 हो गया भाई 1/4। चलिए सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे क्या आ रहा है भाई, फ्रिक्शन की बात हो रही है। सो यहाँ पे क्या है भाई, फ्रिक्शन है। तो अभी क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में स्किडिंग नहीं होनी चाहिए, है ना। तो अभी देखिए यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रोड की बात की है, मतलब दिस इज नॉट अ बैंक्ड रोड, है ना। ये क्या है, ये बैंक्ड रोड नहीं है, हॉरिजॉन्टल रोड है, अपने गली मोहल्ले का रोड है, नॉर्मल है ना। सुना अभी यहाँ पे देखिए, बैंक रोड होता है तो क्या कंडीशन होती है, अंदर का जो फ्रिक्शन है क्या होना चाहिए, दिस शुड बी मोर, है ना। ये फ्रिक्शन कितना होना चाहिए भाई, ज्यादा होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारा जो फ्रिक्शन वाला फोर्स है, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। ओके, तो नाउ फ्रिक्शन की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी भाई, म्यू mg ग्रेटर देन इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन r। m से m क्या हो गया, यहाँ पे कैंसिल हो गया। सो म्यू g इज इक्वल टू, सॉरी, is greater than equal to v square upon r। तो यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आएगा भाई, आपको म्यू की वैल्यू निकालनी है ना। तो यहाँ पे आप यहाँ पे वैल्यूज को पुट करोगे, तो म्यू की वैल्यू यहाँ से आती है, वैल्यू पुट कर दो आप,
तो देखिए यहाँ पे जो स्पीड है ना, v की इक्वल टू कितना है आपके पास 18 किलोमीटर पर आवर है ना। इसको आप मीटर पर सेकंड में चेंज कर ले, 5/18 कर दो, 18 से 10 कैंसिल हो गया, वेलोसिटी v की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 5। यहाँ पे 5 की वैल्यू को आप यहाँ पे पुट कीजिए और तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा म्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन आर जी है ना। तो v की वैल्यू आप यहाँ पे रखेंगे, कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी म्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 25 अपॉन आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, आर की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 20 इंटू 10 है ना। ये आ गया आपके पास 20 इंटू 10, अभी क्या हो गया कितना भाई 200। तो म्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 25 अपॉन 100 सॉरी 200 which comes out to be 8। so म्यू की वैल्यू यहाँ पे आपके पास आ जाएगी म्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1/8 0.12। yes this is the answer everyone। एक कौन है सलमान खान, who is this सलमान खान? सलमान भाग गया। हाँ चलो देख लो भाई कैसे सॉल्व किया मैंने। हाँ देख लीजिए, नोट कर लीजिए, एनी डाउट? यस एनी डाउट्स? क्या सबको समझ में आया भाई? एवरीवन एवरीबॉडी? हाँ तो अभी देखिए बहुत हो गया अभी, सर्कुलर 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 बहुत हो गया है ना, बहुत दिनों से सर्कुलर पढ़ रहे हैं। तो अभी आप क्या कीजिए, अपने नोटबुक में 2-3 पेज आप और छोड़ दो है ना, 2-3 पेज आप और छोड़ दीजिए। तो उस पर कुछ स्पेशल डिस्कशन मैं कराऊंगा, बट उसी से कुछ और रिलेटेड है ना। तो आज की क्लास में सर्कुलर मोशन को हम इतना ही करेंगे है ना। आप बस यहाँ से आप टॉपिक डाल लीजिए, नया टॉपिक सेंटर ऑफ मास। 2-3 पेज छोड़िए और वहां पे नया टॉपिक डालिए सेंटर ऑफ मास। ओके तो नया आज से हम टॉपिक अपने स्टार्ट करेंगे हम सेंटर ऑफ मास। नाउ ये जो सेंटर ऑफ मास का जो चैप्टर है, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और इनफैक्ट अगर आप ऐसा कह लें कि अभी जो आपकी जो रियल फिजिक्स है ना, अभी क्या हो रही है, यहाँ से स्टार्ट होने जा रही है। नाउ सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट क्यों आया है यहाँ पे, है ना, जो फिजिक्स का वर्ड था उसमें सेंटर ऑफ मास एक्चुअली आया क्यों, करेक्ट। सो अगर आप देखिए ध्यान से, जो ह्यूमन बींग्स को अगर आप देखो तो उनने क्या किया भाई, ह्यूमन बींग्स ने बहुत सारी डिस्कवरी की है ना, ये बनाया वो बनाया, बहुत सारी चीजें बना रखी। उसमें उन्होंने क्या किया, चीजों को वैसे ही बनाया जैसा उन्हें चाहिए, है ना। उन्होंने चीजों को वैसे ही बनाया जैसा उन्हें क्या हुआ चाहिए, करेक्ट। जैसे कि अगर आप देखो कोई भी थ्योरी है, अगर उसमें क्या होगा, कुछ कॉम्प्लेक्शंस आ गई तो उन्होंने क्या किया, जस्ट कुछ एज्यूम कर लिया, है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप कितने लोग डार्विन का नाम सुना है आपने, चार्ल्स डार्विन, कितने लोगों ने डार्विन का नाम सुना है? जो डार्विन का था, एक साइंटिस्ट था जिसने एक थ्योरी दी, कैसे, इवोल्यूशन की थ्योरी दी, है ना। तो इवोल्यूशन की थ्योरी जब वो बता रहा था तो उसने क्या किया, उसने अपनी थ्योरी में क्या किया, उसने ये लिखा कि विदाउट एजम्पशन, है ना, विदाउट एजम्पशन मैं कुछ सोच नहीं पा रहा, है ना, मैं कुछ सोच नहीं पा रहा हूँ। और उसने ये एज्यूम कर लिया कि जो यहाँ पे जो ह्यूमन बींग्स हैं वो किससे आए भाई, वो मंकी से आए हैं, है ना। जबकि जब फॉसिल की जब स्टडी की गई तो जब ह्यूमन के स्कल को निकाला गया, मंकी के स्कल को निकाला गया, और इनकी जो C14 की जब डेटिंग की गई तो पता चला दे बोथ एग्जिस्टेड साइमल्टेनियसली, है ना। So how this can be possible that monkey and human they existed simultaneously,
है ना, बिल्कुल ही नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। तो उसने क्या किया, एजम्पशन करना शुरू कर दिया। जैसे ही आप देखो, आपने क्लास 10th में पीरियोडिक टेबल पढ़ रखा होगा, है ना। तो पीरियोडिक टेबल आपने जैसे पढ़ा होगा तो उसमें क्या है, पहले बार एक साइंटिस्ट की पीरियोडिक टेबल आती है, फिर अगले बार किसी और की आती है, तीसरे बार किसी और की आती है। तो सब क्या करते हैं, अपनी अपनी कंफर्टेबिलिटी देखते हैं और उनको ऐसे डाल देते हैं, है ना। सो सेंटर ऑफ मास कैसे आया, तो जब साइंटिस्ट ने देखा कि वी आर डूइंग समथिंग एंड हम कुछ कर रहे हैं, हम बहुत सारे पार्टिकल्स की स्टडी करना चाहते हैं, बट वी आर नॉट वेरी सो मच सक्सेसफुल, है ना, हमें सक्सेस नहीं आ रहा है, हम बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, तो अब क्या करें हम, है ना। तो उन्होंने एक नए कॉन्सेप्ट को निकाला कि विल पुट वन न्यू कॉन्सेप्ट दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास। और हाँ, ऐसा एक्चुअली कहीं कहीं कुछ प्लेसेस पे देखा भी गया। तो वो जो एजम्पशन कर रहे थे और जो इनकी जो एक्चुअल रियलिटी थी, वो थोड़ी थोड़ी क्या हो रही थी, मैच हो रही थी, है ना। और फिजिक्स की वर्ल्ड में विदाउट प्रूफिंग कुछ चलता नहीं है, विदाउट प्रूफ का कुछ चलता नहीं है। तो नेचर के रूल के हिसाब से उनका ये इमेजिनेशन इस बार हिट हो गया और सही बैठ गया। तब उन्होंने क्या किया, भाई चलो हम पढ़ते हैं कौन सा टॉपिक, सेंटर ऑफ मास। ओके, तो नाउ देखिए फिजिक्स में इसका कैसे सिग्निफिकेंस है, और फिजिक्स में इस बात को हम कैसे वेरीफाई करते हैं, कैसे इस बात को हम प्रूव करते हैं विदाउट टेकिंग एनी फॉल्स एजम्पशन। एजम्पशन लिया भी तो क्या हुआ, वो सही बैठा। जैसे मान लो आप यहाँ पे, ये आपके पास क्या है, एक बॉल है ना, यहाँ पे एक बॉल है। इस बॉल पे आपने क्या किया, एकदम व्हाइट कलर का प्लास्टिक बॉल है, बच्चे जिसे खेलते हैं। उस पॉइंट पे क्या किया आपने, यहाँ पे एक पॉइंट बना लिया, एक पॉइंट ऐसे यहाँ पे बना दिया ए, ओके। और एक पॉइंट यहाँ पे आपने बना दिया बी, दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। नाउ आपने क्या किया, इस बॉल को ऐसे उछाल दिया। कैसे उछाल दिया, बॉल को यहाँ पे लिया आपने और ऐसे उछाल दिया, करेक्ट। नाउ ये बॉल आपका उछल के कहाँ पहुंच गया भाई, इस पॉइंट पे पहुंच गया, है ना, ए और बी। इस पॉइंट पे क्या हुआ, ये बॉल यहाँ पे पहुंच गया। जैसे आपने क्या किया, इसको ऐसे उछाला। अगर मैं आपसे पूछूं, बताइए पॉइंट ए और पॉइंट बी का जो पाथ है वो कैसा है, हाउ इज द पाथ ऑफ दैट पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। तो क्या कहेंगे भाई, इसका पाथ कैसे चला, अच्छा ये यहाँ से यहाँ गया, तो इसका पाथ कैसा होगा, कुछ ऐसा होगा, है ना, ये पाथ कुछ ऐसा होगा। और बॉल का पाथ कैसा है भाई, तो बॉल का पाथ भी ऐसा ही, करेक्ट। नाउ मैंने क्या किया, अब ये जो मेरे हाथ में जो टेनिस बॉल है, सॉरी जो प्लास्टिक की बॉल है, मैंने क्या किया, इसको एक ऑफ स्पिन दे दिया, है ना, एक ऑफ स्पिन या फिर इसको लेग स्पिन दे दिया, ऐसे दे दिया, ऐसे करके ऊपर फेंक दिया, है ना। तो अभी क्या होगा, बॉल घूमेगी और ऊपर जाएगी, है ना। यानी कि अभी देखिए ध्यान से, यहाँ पे इसमें बॉल को मोशन, बॉल के मोशन को मैं देख लूं, तो क्या होगा भाई, ये बॉल कुछ ऐसे घूमेगी, ऊपर जाएगी, फिर ये बॉल ऊपर घूमेगी, ऊपर जाएगी, ऊपर 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 ऊपर, करेक्ट, बिल्कुल ऐसे जाएगी बॉल। आप देखिए ध्यान से, आप ए पॉइंट के, ए के पाथ को देख लो, पॉइंट ए है और पॉइंट बी है, तो पॉइंट ए बी कैसे गया होगा भाई, कुछ ऐसे गया होगा। और पॉइंट ए की भी बात करें तो पॉइंट ए भी कुछ ऐसा गया होगा, है ना। नाउ अभी देखिए, पॉइंट ए के पाथ को ड्रॉ किया, पॉइंट बी के पाथ को ड्रॉ किया, और अगर बॉल के पाथ को ड्रॉ करें तो बॉल तो भाई ऐसे, है ना, बॉल तो ऊपर चलेगी एकदम सिंपल वाले पाथ से, सिंपल पाथ से। बट बॉल के जो पार्टिकल्स हैं, है ना, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 8 10 जो पार्टिकल्स हैं, अभी देखिए सिर्फ मैंने यहाँ पे 2 का मोशन बना रखा है। अगर यहाँ पे 3 4 5 6 के सबके पाथ को और दिखाएं तो कितना कॉम्प्लेक्स होगा, कॉम्प्लेक्स होगा नहीं होगा, हाँ जी बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। बट अगर हम बॉल के मोशन के देखें तो क्या होगा भाई, बॉल तो एकदम सीधे जा रहा है, बिल्कुल सीधे जा रहा है, करेक्ट, है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये बात आ रही है आपको समझ में। एक और एग्जांपल ले ले हम, किसका, हम क्रिकेट बैट का एग्जांपल ले लेते हैं ना, क्रिकेट बैट या फिर पेन का एग्जांपल ले लेते हैं। तो अभी देखिए ध्यान से, ये आपके पास क्या है भाई, ये पेन है ना, पेन को आपने यहाँ पे ऐसा रखा, यस डाउट प्लीज। देखिए ध्यान से, आपके पास ये एक पेन है ना, पेन को आपने कुछ ऐसे फेंक दिया, सॉरी, पेन को आपने क्या किया, कुछ ऐसे फेंक दिया, ऐसा फेंकते हैं ना, ऐसा फेंक दिया बॉल पेन। तो इसका पाथ कैसा होगा भाई, कुछ ऐसा 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 इसका पाथ होगा। तो इस पर ये बॉल को, इस पेन के पाथ को अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करें तो ये पबू पेन क्या होगा, थोड़ा ऐसा नीचे आएगा, थोड़ा और भी ऐसा नीचे आएगा, और ऐसे से घूम के यहाँ से यहाँ ऐसा ट्रेवल करेगा,
करेक्ट। सो आप अगर बैट के पाथ को देखो, सिर्फ बैट वाले पाथ को देखे तो क्या होगा भाई, एक सिंपल एक प्रोजेक्टाइल है ना, सबको पता है। बट मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट ए ड्रॉ किया हमने, यहाँ पे पॉइंट बी ड्रॉ किया, अगर सिर्फ ए के मोशन को देखो तो कैसा होगा भाई, काफी कॉम्प्लेक्स होगा, मैं ड्रॉ भी नहीं कर पा रहा। बी के मोशन को देखो तो बी भी कुछ ऐसा गया होगा, सी वाला भी कुछ ऐसा 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 गया होगा, डी वाला भी कुछ ऐसे गया होगा, करेक्ट। तो अगर हमें क्या करना होगा, कोई ऐसी पार्टिकल है और ये पार्टिकल के पास क्या है भाई, सम ओमेगा है, इट हैज गॉट सम ओमेगा, और इसके पास एक वेलोसिटी भी है ना। तो अभी देखिए ध्यान से, वेलोसिटी और ओमेगा एक साथ भी हो सकती है ना। जैसे स्पिन बॉलिंग होती है, स्पिन बॉलिंग में क्या करते हैं, बॉल को ऐसे घुमा देते हैं, है ना, तो बॉल अपने एक्सिस पे ऐसे घूमती भी रहती है और आगे भी जाती है, देखा है ना आपने, बॉल घूम भी रही है, आगे भी जा रही है, और जैसे ही ये बॉल पिच करती है तो अपने स्विंग के हिसाब से जैसे ही बॉल यहाँ पे आके पिच करती है तो बॉल कभी इधर भाग जाती है ना। तो बैट्समैन को क्या लगता है कि बॉल तो एकदम सीधी आएगी, बट बॉल कुछ ऐसी चली जाती है, बॉल कभी इधर चली जाती है, बॉल कभी लेफ्ट में या फिर राइट में घूम जाती है, करेक्ट। सो जब मौका आया साइंटिस्ट को कि हम क्या करें, कोई हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और वो ऑब्जेक्ट उसके पास ओमेगा भी है और एक लीनियर वेलोसिटी v भी है, बट हमें उस पार्टिकल पे किसी एक दूसरे ऑब्जेक्ट को स्टडी करना है, हाउ विल स्टडी, है ना। तो उन्होंने ये देखा कि देखिए अगर आप हर पार्टिकल के पाथ को देखोगे ना तो सारे बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है ना। बट अगर आप क्या मान लो, एक पॉइंट ऐसा मान लो उस ऑब्जेक्ट पे जो कि उसके सेंटर में है, और सिर्फ अगर आप उसके पाथ को देखो तो क्या होगा भाई, हमें बहुत ही आसानी हो जाएगी उसको, मतलब जो वो ऑब्जेक्ट है उसकी स्टडी करनी हमें क्या हो जाएगी, बहुत ही आसान हो जाएगी, है ना। तो वाला भाई हाँ ठीक है, अगर आपने क्या किया, अगर आपके पास बॉल है, इसके बीच में कोई पॉइंट मान लिया, इसकी आपने स्टडी कर ली, हाँ ऊपर चला गया नीचे चला गया, बट बाजू वाले जो पॉइंट्स है उनका क्या, उनकी स्टडी हम कैसे करेंगे। सोचा हाँ भाई फिर तो कुछ करना पड़ेगा। तो इन्होंने क्या किया, एक और नया तरीका बताया। तो उन्होंने क्या बोला, जैसे देखिए मान लीजिए यहाँ पे ये आपने इस स्टिक का बैट का एग्जांपल ले लिया, आपने इसको सेंटर ऑफ मास मान लिया, है ना, और इसका पाथ आपने ऐसे देख लिया, भले इसका मोशन क्या है बहुत ही कॉम्प्लेक्स। नाउ अगर आप क्या करो, यहाँ पे एक पॉइंट है आपके पास ए, आपको स्टडी करनी है पॉइंट ए, किसकी स्टडी करनी है आपको, पॉइंट ए की। तो आप ऐसा करो, आप इस सेंटर ऑफ मास पे आके यहाँ पे आके क्या करो, आप ऐसे बैठ जाओ, है ना, यहाँ पे आप क्या करो, बैठ जाओ। नाउ आप लोग जरा सोच के बताइए, आप लोग जरा सोच के बताइए, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को मैं ऐसे घुमा रहा हूँ, कैसे, समथिंग लाइक दिस, देखिए ध्यान से, कुछ ऐसा घूम रहा है ना, ऐसा घूम रहा है, दिस इज सेंटर ऑफ मास, ये सेंटर ऑफ मास का पॉइंट है, और इसके बाजू में एक पॉइंट आप और लो, है ना, और जिसको आप जस्ट एक रोटेशन कराओ, एक रोटेशन आप करेंगे, है ना। अभी देखिए ध्यान से, एक रोटेशन दो रोटेशन कर रहा है, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में इसका जो पाथ होगा वो कैसा होगा, सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में इसका पाथ कैसा होगा, अगर ये कुछ ऐसे घूम रहा है तो कैसा होगा इसका पाथ, भाई लिख के बताएं सभी लोग चैट में, एवरीवन, पाथ कैसा होगा सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में, यस वेरी गुड, अतर ने बोला सर्कुलर, आलोक ने बोला प्रोजेक्टाइल, इलेक्ट्रिकल, गॉड, एवरीवन एवरीवन जो लगता है आप लिखें, सर्कुलर, वेरी गुड, तो द आंसर इज सर्कुलर, है ना। आंसर कैसा होगा भाई, सर्कुलर होगा। देखिए ध्यान से समझते इस बात को फिर से, देखिए इससे आप देख लीजिए, बॉल से अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ पे सेंटर ऑफ मास है और यहाँ पे ये वाला पार्ट है ना, दिस इज पॉइंट ए, है ना, हमने यहाँ पे कुछ ऐसा ड्रॉ कर लिया। नाउ अभी देखो आप इसको कैसा भी स्पिन दे दो, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे ये पॉइंट हमने यहाँ पे, सॉरी दिस इज सेंटर ऑफ मास एंड दिस इज पॉइंट ए, है ना। अब आपने क्या किया, बॉल को ऐसा स्पिन दे दिया, बॉल को क्या किया आपने, कैसा स्पिन दे दिया, तो अभी क्या होगा भाई, ये ऐसा ऊपर जा रहा है, बॉल क्या होगा, ऐसे घूम के जा रहा है ना। अभी देखिए ध्यान से, अभी ये बॉल ऐसे घूम रहा है, मैंने आपको सिर्फ एक पॉइंट बताया है, तो अभी देखिए जो यहाँ पे जो पहला जो रिवोल्यूशन हुआ है वहां पे सेंटर ऑफ मास कुछ ऐसा रहेगा, और सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में ए पॉइंट क्या हुआ भाई, एक ऐसा सर्कल घूम गया,
अगले रिवोल्यूशन में आप देखो तो सेंटर ऑफ मास ऊपर गया, सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में ये एक चक्कर फिर से घूम गया। अगले पॉइंट पे जाके आप देखो तो इसके रिस्पेक्ट में ये क्या हुआ, पॉइंट एक चक्कर और ऐसे घूम गया। यानी कि सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो क्या आ रहा है भाई, बाजू वाले पॉइंट का जो पाथ है वो कैसा आ रहा है भाई, सर्कुलर आ रहा है। वो पॉइंट कैसा आ रहा है भाई, सर्कुलर आ रहा है। दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हाँ भाई बताइए, सबको समझ में आया कि ये सर्कुलर होगा एवरीवन? तो ये क्या होगा भाई, पाथ इसका सर्कुलर होगा। नाउ अभी देखिए ध्यान से। हाँ भाई क्या डाउट पूछा एक बार? हाँ डिस्क एग्जांपल ले लीजिए, डिस्क एग्जांपल ले लो आप ध्यान से। तो डिस्क भी आप देख लो, आपके पास क्या है भाई, यहाँ पे ऐसे डिस्क है। डिस्क को आप ऐसे करके घुमा दो, ऐसे करके आपने घुमा दिया तो देखिए ये वाला पॉइंट कैसे घूमेगा भाई, सर्कुलर मोशन में घूमेगा, है ना। तो पाथ कैसा होता है भाई, सर्कुलर मोशन होता है। नाउ अभी हमने सर्कुलर मोशन की थ्योरी अभी जस्ट पढ़ रखी है ना। तो देखिए जैसे भी आपका पार्टिकल इलिप्टिकल में जाता है, ओके डिस्क नहीं है, बच्चा पूछ रहा है मैं डिस्कनेक्ट हो गया। ओके अब रुक जाओ थोड़ी देर क्लास के बाद में, है ना। देखिए ध्यान से। तो मैं ये कह रहा था कि अगर कोई आपके पास ये बॉल है, आपने क्या किया, इस बॉल को ऐसे थोड़ा सा ऐसे घुमा दिया, है ना। वैसा घुमा दिया तो ये बॉल क्या होगा भाई, ऐसे 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 करके ऊपर जाएगा। और आप किसी पॉइंट ए को ऑब्जर्व करते हो तो ये भी क्या होगा भाई, ये कुछ ऐसा ऐसा जाएगा। तो सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में पॉइंट ए का मोशन कैसा है, दैट मोशन इज सर्कुलर, है ना। तो ना अभी देखिए, अभी तक हम बात कर रहे थे कि सर्कुलर सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास का कांसेप्ट क्यों आया, है ना। सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट इसलिए आया कि कोई अगर रोटेटिंग फ्रेम में अगर आपको किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की स्टडी करनी है, तो अगर आप सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट से देखेंगे तो इसका जो मोशन होगा दैट विल बी सर्कुलर। इसका मोशन कैसा होगा भाई, सर्कुलर होगा। और आप सर्कुलर मोशन को जानते हैं, अदरवाइज इसका पाथ कुछ ऐसा ऐसा आ जाए तो ये क्या है भाई, ये आपका एक इलिप्टिकल पाथ है। सॉरी हम नहीं जानते कौन सा पाथ है, एक हेलिक्स भी हो सकता है ना। तो वी डोंट नो द इक्वेशन ऑफ दिस पाथ, बट हमें क्या पता है, इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की पता है, इक्वेशन में सर्कल की पता है, हमें इक्वेशन इलिप्स की इक्वेशन पता है ना। इन सारी चीजों की इक्वेशन पता है, तो ये सारी चीजें तो हम कर सकते हैं। बट सर्कुलर मोशन को हम और इजीली कर सकते हैं, जस्ट अभी हमने पढ़ा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, ये सारी चीजें एंड ऑल। ओके तो सेंटर ऑफ मास का कांसेप्ट क्यों है भाई, ये रोटेटिंग फ्रेम में अगर आप अदर देन सेंटर ऑफ मास किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की अगर आप स्टडी करना चाहते हैं तो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में वी कैन स्टडी इट। ओके एनी डाउट एनीवन? So is this clear कि सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट क्यों आया एवरीवन? ओके नाउ तो अभी हम क्या करते हैं, सेंटर ऑफ मास की एक हम डिटेल स्टडी करेंगे और उसमें हम सारी सब कुछ देखेंगे कि सेंटर ऑफ मास क्या है कैसे है, सब कुछ हम स्टार्ट करेंगे। So उससे पहले we will see a definition of one thing that is called rigid body है। rigid body क्या होती है उसके बारे में हम देखेंगे। तो जैसे मान लो फर्स्ट अब यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हो लिखना यहाँ से rigid body। तो rigid body हम किसको कहते हैं, सपोज एक आपके पास ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे क्या है भाई, आपके पास दो पॉइंट्स है ना। सपोज एक क्लासरूम पे आपके पास एक है डस्टर, है ना। और ये डस्टर पे हमने क्या दिया, ऐसे दो पॉइंट दिए, यहाँ पे दो पॉइंट दिए, 3 पॉइंट 4 पॉइंट। फिर मैंने क्या किया, इस डस्टर को ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे फेंक दिया, ऐसे घुमा, है ना। और मैंने क्या किया, ऐसे घुमा के डस्टर को ऐसे फेंक दिया और फिर यहाँ से डस्टर को मैंने उठाया और डस्टर पे जो वो दो पॉइंट्स थे अभी मैंने उस पर मार्क कर रखा था, दिस इज ए दिस इज बी। फेंकने से पहले मैंने यहाँ पे डिस्टेंस मेजर की थी, एबी की डिस्टेंस थी 3 सेंटीमीटर। और फेंक के जब इधर देखा फिर से इसको जब मैंने कलेक्ट किया तो देखा कि एबी की जो डिस्टेंस है ना वो भी कितनी है भाई, 3 सेंटीमीटर, है ना। फिर से मैंने क्या किया, इसी डस्टर को उठा के एक दीवार पे मैंने क्या किया, ऐसे
हिट किया, फिर हिट करने के बाद डस्टर पे देखा कि ये जो 2 पॉइंट्स थे वो भी कितना है भाई 3 सेंटीमीटर है उनके बीच का डिस्टेंस। फेंकने से पहले भी क्या था भाई, दैट वाज आल्सो 3 सेंटीमीटर, है ना। उसकी जो लेंथ है कितनी भाई 3 सेंटीमीटर, अब भी है 3 सेंटीमीटर। सो वैसे ऑब्जेक्ट जिनके जिनके 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस ना नॉर्मल कंडीशन में चेंज ना हो, वैसे ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं हम, रिजिड बॉडी, है ना। तो लिखेंगे इसकी डेफिनेशन लिखेंगे रिजिड बॉडी की। सो when distance between when when distance between 2 points on any body remains constant, that object is called rigid body. It's called rigid body. तो यहाँ पे अपने सिलेबस में हम अभी रिजिड ऑब्जेक्ट्स को ही पढ़ने वाले हैं, है ना। जैसे मान लीजिए अभी आपके पास क्या है, देयर इज अ रबर शीट, करेक्ट। आपके पास क्या है, एक रबर शीट है। अभी आप जानते हो कि जब भी अगर मान लीजिए देयर इज अ हाई टेम्परेचर, अगर क्या है भाई आपके हाई टेम्परेचर है, तो जो भी ये जो सॉफ्ट सॉफ्ट जो चीजें होती है ना, जैसे मान लो कि रबड़ देखा है आपने, रबर जिससे हम क्या करते हैं, किसी प्लास्टिक के ऑब्जेक्ट को ऐसे टाई करते हैं। ये नोटों की जो बंडल होती है ना, उसको हम क्या करते हैं, उससे रबर से टाई करते हैं, है ना। तो कभी कभी आपने देखा होगा कि वो जो रबर की जो रबर बैंड है ना, कभी ऐसे जस्ट लिक्विड हो गई है, जस्ट देखा है आपने, है ना। जस्ट क्या हो गया भाई, लिक्विड सा हो गया है, आप सबने ऑब्जर्व किया होगा, करेक्ट। तो उसमें क्या होता है, जैसे हीट पड़ती है ना, तो क्या होता है, उसका लश्चर और एवरीथिंग क्या होता है, वो लूज करने स्टार्ट कर देता है। सो जो ये मान लीजिए हमने क्या किया, अभी आपके पास क्या है, रबर की शीट है, तो अगर टेम्परेचर हमने क्या कर दिया, बढ़ा दिया, तो हो सकता है रबर की शीट का अगर लेंथ यहाँ पे एक्स है, तो हो सकता है बढ़ के क्या हो गया होगा, ये एक्स नॉट हो गया, है ना। तो अभी यहाँ पे अगर आप इनके 2 पॉइंट के बीच के अगर आप डिस्टेंस को मेजर करोगे, तो पहले के जैसा तो वो नहीं रह गया, है ना। तो इसीलिए क्या करते हैं, हम रिजिड बॉडी की हम स्टडी करते हैं, ताकि क्या हो जाए, हमें आसानी हो जाए। अभी देखिए ये अब यहाँ पे लेंथ चेंज हो गया, तो इसका हो सकता है एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज हो जाए, बाकी सारी चीजें चेंज हो जाए, है ना। तो दिस नॉन रिजिड बॉडी को अभी हम स्टडी नहीं करते, तो विल स्टडी ओनली रिजिड बॉडी। ओके, तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया भाई, हमने यहाँ पे ये देख लिया कि हमें कॉम्प्लेक्सिटीज को, है ना, जो हमारी जो एक कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है, इन कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने के लिए हमारे पास क्या है भाई, ये सेंटर ऑफ मास की कहानी हमने पढ़ना शुरू की, है ना। तो वी नो सर्कल को हम अच्छी तरह से जानते हैं, और हम ये जानते हैं कि किसी भी रिजिड बॉडी में अगर आप सेंटर पे, सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाओ, ये हो पॉइंट हो, ये हो या फिर ये हो, तो सब के सब क्या करेंगे, सर्कुलर मोशन ही कर रहे होंगे, सबके सब सर्कुलर मोशन ही कर रहे होंगे, किसके रेस्पेक्ट में, सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट, है ना। तो हम क्या करेंगे भाई, सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में जाके ऑब्जेक्ट्स को हम एनालिसिस कर सकते हैं हर पॉइंट का। आई बात समझ में। तो ये है हमारे पास सेंटर ऑफ मास का सिग्निफिकेंस, कि हम क्यों पढ़ रहे हैं सेंटर ऑफ मास। ओके, यहां तक क्लियर है बच्चों, एनी डाउट, एनीबॉडी हैज एनी डाउट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो नाउ अभी देखिए ध्यान से, तो हम अभी सेंटर ऑफ मास को कैलकुलेट करना सीखेंगे, है ना। कि अभी देखिए मैंने आपको तो बॉल का एग्जांपल दिया, है ना, बॉल का एग्जांपल दिया, और बॉल के एग्जांपल में क्या बताया आपको, ये बताया कि उसका एक सेंटर ऑफ मास, हाँ जी, विच पार्ट वेदांत, एक मिनट रुक जाओ, क्लास के लास्ट में पूछ लेना। देखिए ध्यान से, सेंटर ऑफ मास में मैं क्या बता रहा था आपको, हाँ मैंने आपको ये बताया कि एक सर्कल है, तो वहां पे क्या होगा भाई, एक सेंटर ऑफ मास होगा, और वहां पे कोई भी ऑब्जेक्ट कितने भी डिस्टेंस पे आप उसको क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। सो नाउ अभी हमारे पास क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप का हम क्या देखेंगे, ऑब्जेक्ट्स को देखेंगे, और उनका हम सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करेंगे, है ना। तो इस चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मैं आपको एक बार ये बता देता हूँ। तो सेंटर ऑफ मास देखिए भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, अगर आपने थोड़ा सा मिस किया तो बहुत मुश्किल आ जाएगी यहाँ पे। सो बी कंटिन्यूअस, बी थॉरो इन द होल लेक्चर सीरीज।
तो पहली चीज हम ये पढ़ेंगे सीओ में इंपॉर्टेंस और वो सारी चीजें हमने देख ली। तो फर्स्ट थिंग विल सी दिस कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, है ना। ये मान लीजिए कोई आपके पास ऑब्जेक्ट है, ये ऐसा 0,0 पे रखा हुआ है, इसकी लेंथ यहाँ पे क्या है, L है ना, और ये भी लेंथ कितनी है, L है। तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, थोड़ा इधर आएगा, थोड़ा इधर आएगा, ये हमें देखना है। तो फर्स्ट थिंग इज कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। फिर उसके बाद हम अगर मान लीजिए यहाँ पे क्या है आपके पास, ये पता चल गया कि सेंटर ऑफ मास क्या है, फिर हम ये देखते हैं कि अगर ये पार्टिकल मूव कर रहा है, अगर ये पार्टिकल क्या कर रहा है भाई, मूव कर रहा है, यानी कि इस पार्टिकल में क्या होंगे, कोऑर्डिनेट्स चेंज होंगे, एक्सचेंज होंगे। एक्सचेंज होगा टाइम के रिस्पेक्ट में, तो dx by dt हम लिख सकते हैं, यानी कि दूसरा जो हम देखेंगे पार्ट, दैट विल बी द वेलोसिटी ऑफ सर्कुलर मोशन, दैट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास। तो पहले हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, मतलब हम क्या करेंगे, उसका हम पोजीशन निकालेंगे, करेक्ट। फिर हम सेंटर ऑफ मास का हम एक्सेलरेशन निकालेंगे, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन निकालने के बाद फोर्स ऑन सेंटर ऑफ मास, और फिर लास्ट में पढ़ेंगे हम सेंटर ऑफ मास का फ्रेम, सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में जाके हम कैसे चीजों को सॉल्व करते हैं, है ना। सो नाउ अभी सिस्टम जो है ना हमारे पास बहुत टाइप्स के होते हैं, तो मेनली दो टाइप के जो हमारे पास सिस्टम होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं देखते हैं। तो सपोज मान लीजिए कि अभी यहाँ पे क्या है, क्लासरूम है ना, देयर इज अ क्लासरूम, और उस क्लासरूम में चार कोने पे 4 स्टूडेंट्स आर सिटिंग, है ना। कितने स्टूडेंट्स है भाई, 4 स्टूडेंट्स, करेक्ट। तो मैंने क्या कर लिया, यहाँ पे सपोज मैंने यहाँ पे बीच में कोऑर्डिनेट मान लिया, यहाँ पे दिस इज सपोज 0,0, ओके। एक क्लासरूम है, और क्लासरूम में क्या है भाई, 4 बच्चे बैठे, है ना, 1 2 3 4, चारों कोने पे। सो अभी मैं क्या कर सकता हूँ, इनका कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूँ। तो पहले जो बच्चा है उसका कोऑर्डिनेट होगा x1, y1, दूसरा कोऑर्डिनेट होगा हमारा x2, y2, तीसरा का कोऑर्डिनेट मान लीजिए हमने निकाल लिया, ये आ गया हमारे पास x3, y3, और चौथे का कोऑर्डिनेट आ गया हमारे पास x4, y, है ना। तो इस तरह से हमारे पास सारे ऑब्जेक्ट्स का क्या है भाई, हमारे पास कोऑर्डिनेट दे रखा है, और सबका जो कोऑर्डिनेट है वो हमने क्या कर लिया, निकाल लिया सम कैलकुलेशन से, है ना। कोऑर्डिनेट्स हमने क्या करा भाई, निकाल लिया। नाउ अब हमें पोजीशन पता चल गई किसकी भाई, तो पहले की पोजीशन पता चल गई, दूसरे की पोजीशन पता चल गई, तीसरे की और चौथे की पोजीशन पता चल गई, है ना। तो इसको मैंने बोल दिया R1, ये बोल दिया R2, ये बोल दिया R3, ये हो गया R3, और ये हो गया हमारा R4, है ना। सो अभी इसको मैं क्या करूं, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे दिखाऊं, तो कैसे दिखाऊंगा, ये रहा हमारा ऐसा कोऑर्डिनेट एक्सिस, और 4 ऑब्जेक्ट्स हैं, तो चारों की पोजीशन, किसी की पोजीशन ऐसी, किसी की पोजीशन यहाँ से ऐसी, ऐसे 3, और यहाँ पे ऐसा 4, है ना। तो अभी यहाँ पे देखिए, इसको लिखता हूं मैं M1 R1, इसको लिखता हूं मैं M2 R2 कॉमा के साथ, और ये हो गया हमारा भाई M3 R3, और ये हो गया M4 R4, करेक्ट। ये पता चल गया, सारे मासेस पता है हमें, और सबकी पोजीशन पता है विद सम रेफरेंस पॉइंट। तो यहाँ पे हमने रेफरेंस पॉइंट क्या लिया भाई, हमने रेफरेंस पॉइंट लिया इस सेंटर को, इस रूम के सेंटर को हमने क्या लिया, एक रेफरेंस पॉइंट। नाउ अभी सवाल आपसे पूछा जाता है कि फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस डिस्क्रीट सिस्टम, सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम, है ना। ये जो आपका सिस्टम है, इसका आप क्या करो भाई, सेंटर ऑफ मास निकाल के आप बताइए। तो इसका फॉर्मूला होता है R सेंटर ऑफ मास is equal to M1 R1 plus M2 R2 plus M3 R3 plus M4 R4 divided by M1 plus M2 plus M3 plus M4, है ना। तो सारे M1 R1 को क्या करते हैं, हम जोड़ देते हैं, वैसे हमारा सेंटर ऑफ मास निकल जाता है। इस फॉर्मूले को हम कुछ ऐसे भी लिखते हैं, देखिए ध्यान से, R सेंटर ऑफ मास is equal to summation of mi ri divided by summation of mi, है ना। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि आपके सिस्टम में जितने भी मासेस हैं और जितने सारे भी पोजीशंस है, सबका आप क्या करो भाई, प्रोडक्ट कर लो, M1 R1 कर लो, M2 R2 कर लो, सब कर लो, सब कर लो, और उन सबको क्या कर लो भाई, आप जोड़ लीजिए।
करेक्ट, आप उनको जोड़ लीजिए और डिवाइडेड बाय क्या करो भाई, उस सबके मास को क्या करो आप डिवाइड कर दो, सारे के मास को सबके मास को क्या कर दो आप डिवाइड कर दो, तो क्या हो जाएगा भाई आपका सेंटर ऑफ मास की पोजीशन आ जाए। करेक्ट, द फॉर्मूला अंडरस्टूड, एनी डाउट इन द फॉर्मूला? क्वेश्चंस आर वेरी 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 इंटरेस्टिंग। ओके, नाउ नेक्स्ट, तो देखिए ध्यान से, ऐसे सिस्टम है ना जो कि क्या हो, जिनमें 1 2 3 4 जो मास है ना, मासेस जो है ना, मान लीजिए यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां, आठवां, अभी अभी ये सारे मासेस क्या है, ऐसे अलग 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 ऐसे फुटके हुए है ना। तो क्या है भाई, ये अलग 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 जब मासेस जब फुटके हुए हैं ना, तो ऐसे सिस्टम को क्या बोलते हैं, ऐसे सिस्टम को बोलते हैं हम डिस्क्रीट सिस्टम। इसको सिस्टम को क्या बोलते हैं हम, डिस्क्रीट सिस्टम। तो ऐसे सिस्टम में मासेस अलग अलग जब आपके जब बिखरे हुए हैं ना, तो ऐसे सिस्टम को बोलते हैं हम डिस्क्रीट मास सिस्टम। ये होता है हमारा डिस्क्रीट मास सिस्टम। तो पहले हम डिस्क्रीट पढ़ेंगे, फिर बाद में हम पढ़ेंगे कंटिन्यूअस मास सिस्टम। कंटिन्यूअस मास सिस्टम, ये मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा व्हाट इज कंटिन्यूअस मास सिस्टम। तो अभी बात करते हैं हम डिस्क्रीट मास सिस्टम की, है ना। तो मान लीजिए मैंने आपको यहाँ पे एक ये रूम का एग्जांपल दिया। इस रूम में क्या है भाई, 4 बच्चे ऐसे बैठे, है ना। तो ये रहा आपका सेंटर पॉइंट, ये पहला बच्चा, दूसरा, तीसरा, चौथा, है ना। अब देखा गया कि ये चौथा बच्चा क्या है, बदमाश है, और ये क्या कर गया है भाई, ऊपर से दीवार दिख रही है ना, तो कुछ इसने क्या किया, अरेंजमेंट करके एक ऊपर से एक रस्सी बांध दिया और ये थोड़ा ऊपर चढ़ गया दीवार, है ना। तो इमेजिन कीजिए सिचुएशन कि 4 बच्चे हैं, उसमें से 3 एक एक कोने पे दुबके हुए हैं, और चौथा बच्चा क्या है भाई, थोड़ा सा ऊपर चढ़ गया है, ऊपर की तरफ थोड़ा सा शरारती है। उसने क्या किया, बेंच पे एक चेयर रखा और उसके ऊपर एक और चेयर रखा, स्टूल रखा, और ऊपर जाके वो बैठ गया, है ना। तो अभी उसकी जो पोजीशन हो गई, कितनी हो गई भाई, उसकी पोजीशन हो गई आपके पास x1, y1, z1, है ना। थोड़ी हाइट भी आ गई उसके पास, तो क्या हो गया भाई, वो अभी उसके पास 3 के 3 कोऑर्डिनेट्स, है ना। तो इससे पहले बच्चे को देखा देखी करके अभी बोला कि मैं भी अभी ऊपर चढ़ूंगा, तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया भाई x2, y2, z, है ना। समझ पा रहे हैं ना आप। तो जैसे मान लीजिए आपके पास 4 कमरे में 4 कोने हैं, और आपको एक कोने के टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचना है, करेक्ट। तो आपको x में डिस्टेंस ट्रेवल करना होगा, हॉरिजॉन्टल, फिर y में भी, और फिर एक तीसरा एक्सिस में जाना पड़ेगा। जैसे आपको वो समझ ना आ रहा हो तो आप यहाँ पे देख लो, आपके रूम की कोई कोई कॉर्नर होगी, है ना, वहां कॉर्नर से 3 एक्सिस निकली होगी, x, y और एक z ऊपर की तरफ। क्या दिख रहा है आपको, x, y, z आप देख पा रहे हैं अपने रूम में। एक एक्सिस ऐसे गई है, एक लाइन ऐसे दिख रही होगी, एक लाइन ऐसे, और एक जैसे ऊपर की तरफ। यस एवरीवन, हाँ जी देख रहे हैं। तो अभी इसकी कोऑर्डिनेट क्या हो गई भाई, x2, y2, z2, तीसरे की भी कोऑर्डिनेट हो गई x3, y3, z3, और चौथे की कोऑर्डिनेट हो गई आपके पास x4, y4 एंड z4। अभी बताइए इसका कोऑर्डिनेट, सॉरी सेंटर ऑफ मास बताइए, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन बताइए। और वो भी अगर पूछे कि आप अलग अलग बताओ, x में अलग बताओ, y में अलग बताओ, z में बताओ, तो इनका फॉर्मूला होता है बहुत आसान सा, x सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू होता है m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 प्लस m4 x4 and so on divided by m1 plus m2 plus m3 plus m4। तो बच्चों क्या आप सिमिलरली y सेंटर ऑफ मास भी लिख सकते हो क्या आप, तो y सेंटर ऑफ मास आप भी लिख सकते हैं। तो y सेंटर ऑफ मास क्या आएगा भाई, ये आएगा m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 प्लस एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 एंड सो ऑन। ओके, तो अभी ऐसे आप इनको जैसे आप क्या करो भाई, जोड़ते जाओ, है ना। तो ये इसके कोऑर्डिनेट्स आते जाएंगे। सिमिलरली आप z सेंटर ऑफ मास निकाल लीजिए, तो ये क्या आएगा भाई m1 z1 प्लस
m2 z2 plus m3 z3 plus and so on divided by m1 plus m2 plus m3 and so on. हाँ जी करेक्ट है ना। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है, आप लिख लीजिए इस फॉर्मूले को सब लोग। अब इसके न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करेंगे। यस डन। यस टुमारो देयर इज अ क्लास ऑफ 1 आवर। टुमारो वी हैव, हमारे पास क्या है भाई, 1 घंटे की क्लास है। तो 1 घंटे की क्लास में टुमारो वी आर गोइंग टू रिवाइज काइनेमेटिक्स, है ना। हम क्या करेंगे भाई, काइनेमेटिक्स को हम रिवाइज करेंगे करके क्लास। ओके तो आप जो 25 सवाल दे रखे हैं मैंने आपको 52 से लेकर 67 तक, उसको आप क्या करेंगे, आप रिवाइज करेंगे। ओके सॉरी करके आएंगे सवाल को, और फिर हम डिस्कशन करेंगे उसका। हाँ तो कौस्तु पूछ रहे हैं व्हाट इज द फाइनल आंसर। तो देखिए फाइनल आंसर क्या है आपका, फाइनल आंसर देखिए ध्यान से। तो जो हमारा जो सेंटर ऑफ मास होगा फाइनल, उसको हम लिखेंगे। जैसे मान लीजिए इसको कैलकुलेट करके समथिंग आ गया आपके पास 2/3, इसको कैलकुलेट करके आ गया 4/3, और ये आ गया आपके पास 5/3, है ना। तो जो आपका जो फाइनल आंसर होगा होगा 2/3, 4/3, 5/3, है ना। तो ये क्या होगा भाई, आपका ये फाइनल आंसर है। ओके तो इस तरह से क्या करते हैं भाई, सेंटर ऑफ मास की हम कैलकुलेशन करते हैं। तो कुछ नहीं करना है, ऊपर के जो मास एंड कोऑर्डिनेट से क्या करो, आप मल्टीप्लाई कर लो, है ना। और नीचे क्या करो, सारे मासेस से आप उसको पकड़ के डिवाइड कर दो। दैट्स ऑल, दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ओके एनी डाउट टिल दिस पॉइंट। हाँ कुछ बच्चों को कुछ डाउट है, वेदांत पूछिए आप क्या पूछ रहे थे। ओके इन बिटवीन आई मिस्ड सम डाउट्स ऑफ स्टूडेंट्स, आप पूछ सकते हो अभी। ये रहा वेदांत क्या है। ओके गिव योर अटेंडेंस। यस वेदांत। यस यस